मिर्ज़ा मोहम्मद अली अहले सुन्नत व जमात के बुजुर्गान दीन और उनके आइमा इकराम आइमा मुज्तहिदीन के ऊपर एतराज़ और तनकीद किया करते थे। और ये सबका मुत्तफ़िका फैसला था। सबका मुत्तफ़िका फैसला था। और क्या आपने इसको जारी किया था? और 2 रिटायर्ड जज मौजूद थे हमारे इस पैनल के अंदर। एतराज़ ये है कि ये जब आपके पास कॉन्फिडेंशियली आया तो इसको कॉन्फिडेंशियली क्यों नहीं दिया गया? कैसी कॉन्फिडेंशियली मुरासला था जो 4 दिन पहले एक एंकर बता रहा है कि कौंसिल के पास एक मुरासला गया है। मुझे ये फैसला पूरा पढ़ के सुनाइए, उसके आगे क्या? अक्सर ये कहा जाता है कि कुरान और सुन्नत में भी बाज़ कुफरी अल्फाज नकल हुए। ये मिर्ज़ा ने अपना एक वजाहती बयान अलग से दिया था। शरई उसूल ये है कि कुफर के अल्फाज सिर्फ उस वक्त नकल किया जा सकते हैं जब इनका मकसद कोई जायज़ दीनी ज़रूरत हो, ख़ुसूसन जब मामला हुर्मत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हो, तो किसी शरई मकसद के बगैर तौहीन अमेज़ जुमले नकल करने की कतई इजाज़त नहीं। तो क्रिश्चियन ने नहीं कहे। मिर्ज़ा इंजीनियर का यह बयान कुरान की तौहीन और मानवी तारीफ के जुमले में भी आता है। पाकिस्तान की मसीह बरादरी को एक मुरासला भेजा जाएगा। इजलास के दौरान ईसाई बरादरी के फादर JM चनन का वॉइस मैसेज भी सुना गया। अच्छा, आपने इसको काफिर करार दिया है या आपने इसको गुस्ताख करार दिया? आपने क्या करार दिया? आपने क्या टाइटल लगा दिया इसका? हमारे सामने एक मुरासला आता है, एक एजेंसी है FIA की, नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, उसके IO इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो अमूमी तौर पे असिस्टेंट डायरेक्टर या डिप्टी डायरेक्टर के लेवल के होते हैं, वो हमारे पास कौंसिल में आते हैं और आके हमें एक मुरासला देते हैं। और उस मुरासले के अंदर हमसे ये डिमांड की जाती है कि हमें ये बताया जाए कि जो गुफ्तगू मिर्ज़ा मोहम्मद अली इंजीनियर ने की है, इस गुफ्तगू के अंदर जिसके ऊपर उन पे FIR भी कट चुकी है, इस गुफ्तगू के अंदर क्या तौहीन मज़हब या तौहीन रिसालत का उनसुर पाया जाता है? कलमात मौजूद हैं 11 सफ़ों की ये मुरासला, ये वही है, ये वही ट्रांसक्रिप्ट है, उनकी बातों का ट्रांसक्रिप्ट जो उन्होंने बोली हैं, जो उन्होंने बोले। तो हमें उस मुरासले के साथ ये जो ट्रांसक्रिप्ट आपके पास मौजूद है, ये ट्रांसक्रिप्ट हमें दिया गया कि आप इस ट्रांसक्रिप्ट को देखें और देखने के बाद हमें ये बताएं कि क्या इसके अंदर कोई चीज़ ऐसी पाई जाती है या नहीं पाई जाती। अच्छा, ये बात हमारे लिए बड़े एक अचंभे की भी थी और साथ ही इस मुरासले के 2-3 फतावा भी मौजूद थे जिन्हें मैंने एक अमूमी निगाह से देखा तो ये महसूस हुआ कि ये मिर्ज़ा मोहम्मद अली के हक़ में है कि उनकी तरफ से कोई ऐसी बात नहीं है कि जिसकी बुनियाद पे उन्हें तौहीन रिसालत का मुल्ज़िम करार। फतवे मौजूद हैं जो कि मुद्दा अलैह उसकी बरियत के बाबत तहरीर किए गए। अच्छा, ये बात भी बड़ी अजीब सी लग रही थी कि जब भी कोई इस किस्म की चीज़ आती है तो हक़ में भी कही जाने वाली बात साथ मौजूद होती है और मुखालफत में भी कही जाने वाली बात मौजूद होती है, और मुद्दई का सिर्फ वो FIR उसके साथ मौजूद थी जिसकी बुनियाद पे इन्हें पकड़ा गया और पकड़ने के बाद इस वक्त वो अडयाला जेल के अंदर मौजूद हैं। अब हमारे लिए तो ये बात बड़ी अचंभे की थी कि एक ही चीज़ हमें दी गई। अच्छा, फिर उसके ऊपर एक और मामला हुआ कि 24 तारीख को जो हमारा इजलास था उससे एक दिन पहले फिर एक और मुरासला आता है और उस मुरासले के साथ मज़ीद फतावा जो कि मिर्ज़ा मोहम्मद अली के हक़ में। ये कौन उलमा दे रहे हैं, कौन मुफ्ती दे रहे हैं? मुख्तलिफ, मिसाल के तौर पे उनमें से एक जवेद अहमद गामदी उनका है, फिर इसी तरीके से हसन इलियास साहब हैं उनका है, अमार नासिर हैं उनका है, और फिर दीगर कुछ और उलमा हैं जिनके फतावे वो मौजूद हैं। जवेद अहमद गामदी साहब का भी मौजूद है उसमें, उनकी तहरीर मौजूद है। ठीक है, देखिए बाज़ जो हैं वो तहरीर हैं और बाज़ फतावे की सूरत में। ठीक है, जो उनके हक़ में। अच्छा, ये चीज़ फिर मेरे लिए बड़ी एक अजब सी कशमकश पैदा कर रही थी कि क्या अदारे इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज़ वगैरह वो मुद्दा अलैह के हक़ में की जाने वाली तमाम एक्टिविटीज़ को पेश कर रहे हैं और जो मुद्दई हक़ में लेकर आ रहा है वो कहीं पर भी पेश नहीं हो रही। अच्छा, फिर आपको ये लगा कि इन्वेस्टिगेशन एजेंसी हक़ के फतवे आप तक पहुंचा रही है लेकिन जो खिलाफ हैं वो नहीं पहुंचा रही, और ये हमारे लिए एक बड़े अचंभे की बात थी। यानी कि आपका कहने का मतलब ये है कि सिर्फ एक साइड की स्टोरी आप तक आ रही है। हाँ, यही हम तो यही महसूस कर रहे थे। अच्छा, उसके बाद ये बात किसी एंकर ने 24 तारीख के इजलास से 4-5 दिन कबल अपने एक प्रोग्राम में, जो जिस तरह का हम वो एंकर नहीं है, वो हैं तज्जियाकार हैं, उन्होंने ये मेरे ख्याल से कहा होगा। अच्छा, उन्होंने ये कहा कि ये इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का लेटर मुरासला जो है वो कौंसिल पहुंच गया है और अब कौंसिल इसके ऊपर फैसला करेगी। अच्छा, मुझे बड़ी हैरत हो रही है इस बात की कि एक चीज़ जो कि इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एक कॉन्फिडेंशियली कर रही है,
वो एक एंकर के पास कैसे पहुंचती है, उस तजियाकार के उस पास तस्दीक के पास कैसे पहुंचती है, ये बात मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा। आजकल सहाफ़ी कम है, मुखबर ज्यादा है, उन्होंने आगे से मुखबर रखे होते हैं, मुखबरियत देखिए देते रहते हैं। मैं इस बारे में, देखिए मैं इस बारे में कुछ कहने से कासिर हूँगा। वो खुश होते हैं कि हमने ना ये कहानी बताई थी, मैंने पहले बताई थी, हम इस पे भी वो लेते हैं, क्या कहते हैं उसको ना, क्रेडिट लेते हैं, ठीक, मैंने पहले बता दिया था। मेरी कुछ इस किस्म की मसरूफियत रही कि मैं वैसे भी सोशल मीडिया कम देखता हूँ, तो ये चीज़ सामने ही नहीं आई कि इस्लामी ज़ाती कौंसिल में आने वाला एक मुरासला जो अमूमी तौर पे एक एजेंसी की तरफ से है और जिसको हम तस्वुर ये करेंगे कि उनकी ख़त किताबत है और हम भी कॉन्फिडेंशियल है, तो एक एंकर उस कॉन्फिडेंशियल जो हम तक पहुंच रही है उसे वो 4 दिन पहले ही तश्तज़बाम कर रहा है और बता रहा है कि बहुत बड़ी बात होने जा रही है। और वो क्लिप फिर मैंने देखा तो मुझे ये महसूस हुआ कि उस क्लिप के अंदर इस किस्म का इजहारिया है कि इस्लामी नज़रियाती कौंसिल इसके ऊपर फैसला करते हुए हक में फैसला कर देगी। ये मुझे महसूस हुआ, मिर्ज़ा के हक में फैसला करेगी। मुझे उस क्लिप को सुनने के बाद ये महसूस हुआ। और ये क्लिप मैंने 25 तारीख को, यानी हमारा फैसला 24 तारीख को हुआ कौंसिल का, मैंने ये जब सोशल मीडिया को मैंने सर्च आउट किया, मैं देखूं तो सी क्या क्या हो रहा है इसके ऊपर, क्या इस केस के बारे में, तो फिर मुझे ये बात आश्कारा हुई कि इस तरीके से ये चीज़ आगे प्रोसीड हो रही है। और फिर आयो जो है उसका ये कहना और उसका ये एक ही तरह की तहरीरें ला के देना, जो यानी कि वो आपसे ये करवाना चाह रहे थे कि आप हक में फैसला दें, ये मैं कहूँ इजहार नहीं था, लेकिन चीज़ें सारी वही थी साहब। इजहार नहीं था, ज़बान से नहीं कही गई बात, कोई बात इस तरीके से कन्वे नहीं की गई, लेकिन ये बात हमारे लिए बहरहाल अचंभे की थी। ठीक है। अच्छा, फिर इसी असना में मैंने अपने रिसर्च विंग को कहा कि इस मसले को लुक इनटू करें। रिसर्च विंग ने फिर चीज़ें तलाश करना शुरू की। तलाश करते हुए उनके पास वो वाले फतावा भी आ गए जो फतावा मुद्दई के हक़ में थे, जो मुद्दई जिसने दावा किया है, जिसके कहने के ऊपर FIR कटी है, वो अपने हक़ में वो जिन कलिमात के बारे में ये दावा कर रहा है कि इन कलिमात के अंदर तौहीन रिसालत का उन्सुर पाया जा रहा है, तो वो उसके हक़ में जो फतावा उसने इकट्ठे किए वो आ गए। कौंसिल का इजलास 24 तारीख को वक्त पे हमारा इजलास का आगाज़ हुआ और हसासियत की बुनियाद के ऊपर सबसे पहला हमने अपने तमाम एजेंडे के आइटम्स को एक तरफ रखते हुए इसी एजेंडा आइटम को हमने शुरू किया। ये हमारा ज़िमनी एजेंडा आइटम नंबर 2 था। एक रेगुलर एजेंडा था और एक ज़िमनी एजेंडा था। और आप देखिएगा कि कम बेश 2 घंटे कौंसिल में उलमा ने इस मसले के ऊपर बहस की। 2 घंटे? कम बेश 2 घंटे बहस की। और कम बेश हर मेंबर जो शरीक था उसने। कितने मेंबर हैं आपके कौंसिल में? हमारे 20 मेंबर हैं, लेकिन उस दिन 17 मेंबर 17 मेंबर वहाँ मौजूद थे वहाँ जिन्होंने फैसला दिया कि ये हुआ है। वो हक में कितने ने दिया और खिलाफ कितनों ने दिया? तमाम ने ये कहा कि इसके अंदर तौहीन रिसालत के कलिमात के अंदर तौहीन रिसालत का उन्सुर। आपने ये ट्रांसक्रिप्ट पढ़ के? ये असल में हमने इस ट्रांसक्रिप्ट को बेस बनाया। ये पढ़ के? ये जो ट्रांसक्रिप्ट है, इस ट्रांसक्रिप्ट को हमने बेस बनाया कि ये एक्चुअल है क्या। आपने ये ट्रांसक्रिप्ट 17 ने पढ़ के? 17 के 17 ने कहा? 17 ने कहा, किसी एक ने भी इख्तलाफ नहीं किया इससे। ये जो 17 लोग हैं, इन सब के मसलक सेम है या डिफरेंट मसालक से भी होते हैं? अच्छा, मुझे ये बात भी ना सुन के बहुत ज़्यादा तकलीफ भी हुई और बहुत ज़्यादा मुझे हैरत भी हुई। मेरे सवाल भी हो रही है ये? नहीं, आपके सवाल से मुझे एक वकील की मैंने उसका एक 40-45 मिनट की एक वीडियो देखी है। उस वीडियो के अंदर वो इस बात को साबित करने लगा हुआ है कि ये सारे के सारे जो मेंबरान हैं, इसमें से 90% मेंबरान जो हैं वो उसी मसलक से ताल्लुक़ रखते हैं। किस मसलक से? जो मेरा मसलक है, फ़िक़्ह हनफ़ी, अहले सुन्नत व जमात के साथ ताल्लुक़ रखने वाले। वो ये साबित कर रहा है कि ये सारे के सारे एक ही मसलक के हैं और एक मसलक के होने की वजह से इनका बायसनेस सामने आ रहा है। और बायसनेस को वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि बायसनेस इसलिए सामने आ रहा है कि मिर्ज़ा मोहम्मद अली अक्सर अहले सुन्नत व जमात के बुजुर्गान दीन और उनके आइमा इकराम, आइमा मुज्तहिदीन के ऊपर एतराज़ और तनकीद और तनकीस किया करते थे। अच्छा, मैं आपसे ये पूछ लूँ, क्या ये 17 जो वो वकील साहब कह रहे हैं, क्या सच में ऐसा है? नहीं, ऐसा सबके सब एक मसलक से हैं? नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। मुझे तो इसी बात की हैरत है कि आप वकील हैं, आप लॉ लोगों को बताते हैं, और जब आप खुद बात कर रहे हैं तो आपकी तहकीक ये कहती है कि सारे के सारे एक ही मसलक से हैं या 90% एक मसलक। क्या ये बात सच है? नहीं है सच। अब मुख्तलिफ मसालिक से? बिल्कुल मुख्तलिफ। मेरे पास कैटेगरिकली मौजूद है फिगर के बरेलवी मसलक के 9 मेंबरान हैं आउट ऑफ 20, 7 मौजूद थे, 2 मौजूद नहीं थे। ठीक है। देवबंदी मसलक के 5 मेंबरान हैं,
4 मौजूद थे, 1 मौजूद नहीं थे। अहले हदीस मकतब फ़िक्र के 2 मेंबरान हैं, दोनों के दोनों मौजूद थे। आले तशय्यो के 1 मेंबर हैं, 1 मौजूद थे। एक स्कॉलर होते हैं, स्कॉलर मौजूद थे। और 2 रिटायर्ड जज मौजूद थे हमारे इस पैनल के अंदर। मौजूद थे? रिटायर्ड जज मौजूद क्या थे। आप नाम बता सकते हैं उनके? जी बिल्कुल। जनाब रिटायर्ड जस्टिस मलिक अल्ताफ़ साहब, अल्ताफ़ मलिक जी। साहब, और जनाब चौधरी जफ़र साहब, ये दोनों मौजूद ये दोनों मौजूद थे। थे। और ये सबका मुत्तफ़िका फैसला था? सबका मुत्तफ़िका फ़ैसला था और सब ने साइन किए, दस्तखत किए उस फैसले के ऊपर, जो बाकायदा तौर पे डिक्टेट कराया गया, तमाम मेंबरान के सामने बार बार पढ़ के सुनाया गया, उसकी नोक पलक दुरुस्त की गई और उसके बाद फिर उसके ऊपर तमाम ने दस्तखत किए। क्या आपने इसको जारी किया था? क्या ये फैसला जारी हुआ था? अच्छा, अब ये भी एक बात है, ये बड़ी अजीब सी बात है। अभी मैंने आपसे एक सवाल पूछना है कि फैसला क्या था, लेकिन अभी पहले ये बता दें क्या फैसला जारी किया था? ये बुनियादी तौर पे जारी करने का मतलब 2 तरीके से किया जाता है। एक होता है पब्लिकेशन के लिए, प्रेस रिलीज प्रेस रिलीज के तौर पे। हमने इसको प्रेस रिलीज के तौर पे जारी किया। किया? अच्छा। अच्छा, अब आप एतराज ये है कि ये जब आपके पास कॉन्फिडेंशियली आया तो इसको कॉन्फिडेंशियली क्यों नहीं दिया गया, इसको जारी क्यों किया ये गया? कैसी कॉन्फिडेंशियली मुरासला था जो 4 दिन पहले एक एंकर बता रहा है कि कौंसल के पास एक मुरासला गया है मिर्ज़ा मोहम्मद अली के बारे में और उनके अकवाल के बारे में, कलिमात के उस बारे एंकर का में। नाम ही ले लेते ना जो कर रहा था, उसको तो ऑन रिकॉर्ड होगा। इरशाद भट्टी ने किया ना ये? जी बिल्कुल, इरशाद भट्टी साहब ने किया। जी बिल्कुल किया। उन्होंने वो पहले 4 दिन 4 दिन पहले उन्होंने कह दिया। हाँ, ठीक है। जब एक चीज़ तशतशबाम हो चुकी है, जब आईओ एक ही मकतबे फ़िक्र के, एक ही नुक्ते नज़र के, एक ही तरह के फतावा जो कि एक बंदे के हक़ के अंदर है, मुल्ज़म के हक़ के अंदर है, वो लेकर आ रहा है, तो वहाँ से हम इस बात के नतीजे पर पहुँच रहे थे कि ये चीज़ें बाइसनेस की बुनियाद के ऊपर की जा रही हैं। यहाँ पे हमें ये भी बात महसूस हो रही थी कि आईओ बाइस लग रहा है हमें इस पूरे मसले के क्या अंदर। आपने ये लिखा अपने उसमें? जी बिल्कुल लिखा हमने, आपने लिखा ये? ये हमने लिखा है, मेरे पास है। मैं अगर आप मुझे मौका जी देते जी, हैं, जरूर जरूर, मैं you आपको have all the time। जी क्या आप इसको पढ़ सकते हैं मेरे लिए? जी मैं वही करने लगा हूँ ताकि वो चीज़ क्लियर होके आपके सामने भी आ जाए। या मुझे दे भी दीजिएगा, मैं चला भी दूंगा। कौंसल ने मुलाहजा किया, चेयरमैन ने नहीं, काउंसिल ने? कौंसल ने, ठीक है। बिकॉज हम 20 के 20 मेंबर या जितने भी मेंबर हम इजलास में शरीक होते हैं, वी आर कॉल्ड कौंसल। ठीक है जी। कौंसल ने मुलाहजा किया कि नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NCCIA के अफसर की तरफ से दफ्तर कौंसल को भेजा गया मुरासला जानिबदारी का तासुर देता है, ओके। क्योंकि मुद्दई की तरफ से अपने मौक़िफ़ के हक़ में जमा किया गया तहरीरी मवाद और फतावा उसके साथ नहीं लगाए गए, जबकि सिर्फ मिर्ज़ा इंजीनियर के हक़ में दिए गए फतावा मुहैया किए गए हैं। किसी भी तरह किसी तफ्तीशी इदारे को किसी मुलजिम या मुद्दई का एक तरफ़ा मौक़िफ़ राय हासिल करने के लिए पेश नहीं करना चाहिए। हज़रत में एक सवाल उठता है कि जी। अगर ये लोग उसके हक़ में थे, जैसे आपने इसमें बताया कि जानिबदार थे, NCCIA जानिबदार थी, तो फिर ये आप तक लेके ही क्यों आए? अच्छा, हमें और 2 दफ़ा, 1 दफ़ा नहीं 2 दफ़ा? हाँ, मतलब पहला दफ़ा मरासला आया, फिर दूसरा सेकंड दफ़ा भी फिर मरासला। अच्छा, मैं कुछ कहने से कासिर हूँ, हो सकता है कि शायद किसी के जहन में हो कि कोई कौंसल की तरफ से पॉजिटिविटी आ जाएगी, पॉजिटिविटी हो जाए कोई, इनके हक़ में हो जाए बात। इनके हक़ में। अब यहाँ पे बड़ी एक अजीब सी बात है, हम्म, अगर ये फैसला हक़ में होता मिर्ज़ा मोहम्मद अली के तो वो कबूल था, फैसला हक़ में नहीं है तो इसके ऊपर ऑब्जेक्शन ये किया जा रहा है कि कौंसल इतना बड़ा फैसला कैसे कर सकती है। ये किसकी तरफ से कहा गया? कौन सा? ये मैंने मुख्तलिफ लोगों को सुना है, लेकिन किसी सरकारी नहीं सरकारी नहीं, ओहदे की तरफ से? Not at अच्छा, all। सरकारी इदारे की तरफ से या नहीं, ऑफिस की तरफ से नहीं नहीं, हो? नहीं। मुझे ये फैसला पूरा पढ़ के सुनाइए, उसके आगे क्या उसमें बात है? अच्छा, ये मैंने एक आपके अच्छा, आपने सामने उसका एक उसका हिस्सा मैंने वो बता वाला दिया, हिस्सा सुनाया है जी। जो आपने मुझसे पूछा। जी, फैसला पूरा क्या? इससे ऊपर भी है और इसके अलावा भी है। फैसला जो एग्जैक्ट चीज़ है वो बताइएगा। देखिए, फैसला बाबत मिर्ज़ा मोहम्मद अली इंजीनियर के खिलाफ दर्ज 295C की FIR और उसके कलमात का हुक्म। मरासला आज नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी रावलपिंडी। इस्लामी निजाती कौंसिल ने अपने 243वें इजलास मरखा 24 सितंबर 2025 के ज़िमनी एजेंडा आइटम नंबर 2 पर बहस करते हुए मिर्ज़ा मोहम्मद अली इंजीनियर के खिलाफ दर्ज FIR के हवाले से NCCIA रावलपिंडी के मुरासले पर गौर किया। शरियत सुलह ज़वाबित की वजाहत और तफसीली गौर व फिक्र के बाद कौंसिल ने इब्तदाई तौर पर दर्ज झैल फैसला किया। पहला नुकता, पहला पॉइंट, अक्सर ये कहा जाता है कि कुरान और सुन्नत में भी बाज़ कुफरी अल्फाज नकल हुए। ये मिर्ज़ा ने अपना एक वजाहती बयान अलग से दिया था, जी, जी। उसके अंदर इस बात को बयान किया था कि कुरान और सुन्नत में, जी, कुरान सही के अंदर ना मुख्तलिफ कलिमात नकल किया जाता है, मगर ये बात अधूरी पेश की जाती है। हकीकत यह है कि जब इन तमाम मकामात को देखा जाए तो साफ जाहिर होता है वहाँ इन अल्फाज को बतौर रद्द, इनकार और सख्त तंबीह के जिक्र किया गया है, ना कि किसी की तईद के लिए। जी, ठीक है।
वहाँ पे किसी बंदे की तायीद में जिक्र नहीं किया गया, बल्कि कहा गया कि वो लोग ऐसा कहते थे, तो गोया उनका रद्द किया जा रहा है, उनको इनकी तंबीह बयान की जा रही है कि ऐसा कहना भी उनके लिए रवा नहीं था कि वो कहते। नंबर 2, शरई उसूल ये है कि कुफर के अल्फाज सिर्फ उस वक्त नकल किया जा सकते हैं जब इनका मकसद कोई जायज़ दीनी ज़रूरत हो, मसलन शहादत हो, बातिल की तरदीद, तालीम या तंबीह वगैरह। बिला ज़रूरत ऐसे कलमात दोहराना नाजायज़ और बाज़ सूरतों में सख्त गुनाह है, ख़ुसूसन जब मामला हुर्मत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हो, तो किसी शरई मकसद के बगैर तौहीन आमेज़ जुमले नकल करने की कतई इजाज़त नहीं। मिर्ज़ा मोहम्मद अली इंजीनियर के कई बयानात में ऐसे जुमले मौजूद हैं जो महज नकल कुफर पर मुश्तमिल हैं, लेकिन मगर किसी शरई मकसद के बगैर कहे गए। इस बिना पे उनका ये तर्ज़ अमल सख्त ताज़ीरी सज़ा का मुस्तहिक है, और चूँकि यह अमल बार बार दोहराया है इसलिए उनका जुर्म संगीन हो जाता है। ये फैसला कंप्लीट हो गया? नहीं, ये तो अभी 2 पॉइंट हुए ना, उसके बाद फिर जी प्लीज बताएं, मैं फैसला सुनना चाहता हूँ। मिर्ज़ा मोहम्मद अली इंजीनियर के एक क्लिप की ट्रांसक्रिप्ट में दर्ज है, लेकिन कुरान मुझे इजाज़त दे रहा है कि मैं उसकी औरत के साथ शादी कर सकता हूँ अगर वो किसी क्रिश्चियन की बेटी है। सूरह माइदा की आयत नंबर 5 किसी औरत के साथ जो मेरे नबी को नाउज़ डैश डैश समझती है। मैं वो अल्फाज नहीं बोल सकता। मिर्ज़ा इंजीनियर की तरफ से ये कुरान करीम पर इत्तहाम भी है और मानवी तारीफ भी है। कुरान करीम के मुहव्वला बाला आयत में ऐसा कुछ नहीं है। हवाले के लिए हम आयत का तर्जुमा पेश करते हैं। प्लीज़ आयत का तर्जुमा बताइए। आज तुम्हारे लिए पाकीज़ा चीज़ें हलाल कर दी गई और उन लोगों का ज़बीहा भी जिन्हें इल्हामी किताब दी गई तुम्हारे लिए हलाल, और तुम्हारा ज़बीहा उनके लिए। और इसी तरह पाक दामन मुसलमान औरतें और उन लोगों में से पाक दामन औरतें जिन्हें तुमसे पहले किताब दी गई थी तुम्हारे लिए हलाल हैं, जबकि तुम इन्हें इनके महर अदा कर दो, मगर शर्त यह कि तुम उन्हें कैद निकाह में लाने वाले इफ़्फ़त शार बनो, ना कि महज अपनी हवस को पूरा करने के लिए एलानिया बदकारी करने वाले और ना खुफिया आशनाई करने वाले। और जो शख्स ईमान लाने से इनकार करे तो उसका सारा अमल बर्बाद हो गया और वो आखिरत में भी नुकसान उठाने वालों में से होगा। मुहव्वला बाला आयत के हवाले से उसके बयान की ख़त कशीद इबारत, ऊपर हमने 2 लाइनें ख़त कशीद की हैं जिसमें क्रिश्चियंस के हवाले से बात की गई है। इसके ज़ाती अल्फाज हैं, वो क्रिश्चियन ने नहीं कहे, क्रिश्चियन ने नहीं कहे हुए, ज़ाती अल्फाज हैं जो इस आयत में कहीं मौजूद नहीं है। आयत मैंने पूरी पढ़ी है, ऐसी बात नहीं, आयत पूरी पढ़ी है मैंने, उसमें वो अल्फाज ज़ाती तौर पे बयान किए गए हैं। इसलिए मिर्ज़ा इंजीनियर का यह बयान कुरान की तौहीन और मानवी तारीफ़ के ज़ुमरे में भी आता है और तौहीन रिसालत को भी मुस्तलज़म है। लिहाजा इस पर आए दफ़ात में तौहीन कुरान की दफ़ा भी शामिल की जाए। आपने ये सिफारिश की है कि उस तौहीन कुरान की शामिल की जाए। देखिए, हमें कहा गया कि कलमात को देखें, हमने उससे कलमात को देखें, हमने उसके हक़ में आने वाले फतावा और मुखालफत में आने वाले फतावा नहीं देखे। हमने बराह रास्त ये ट्रांसक्रिप्ट जो कि मुहैया किया गया, जिसमें मिर्ज़ा मोहम्मद अली की 1 नहीं 2 नहीं 3 ट्रांसक्रिप्ट की गुफ्तगू एक ही चीज़ के बारे में, जिसमें वो हर दफ़ा मुख्तलिफ मौक़िफ़ भी इख्तियार करता हुआ हमें नज़र आ रहा है। फिर कौंसल की वो हमने राय भी दे दी कि इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के बारे में, और फिर आखिरी मिर्ज़ा इंजीनियर का ये बयान फसाद फिल अर्थ को फैलाने का बाइस है। अब देखिए, पाकिस्तान में 40 लाख से ज़्यादा ईसाई बसते हैं। जी ऐसे ही है, बहुत बड़ी पॉपुलेशन है, 4 मिलियन, अबव 4 मिलियन। जी ऐसे ही। जब ये बात लोग सुनेंगे, लोगों के जहन में क्या बात जाएगी कि ईसाई हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ये तसव्वुर रखते हैं। उसके बाद फिर क्या होगा? किसी भी जगह पर भी किसी मुसलमान और क्रिश्चियन की कोई आपस में मुठभेड़ होती है, आपस में कोई उनकी टाकरा होता है, तो उसके बाद फिर वहाँ पे क्या हो सकता है? हम माजी में मुख्तलिफ ऐसे फसादात जो मुस्लिम ईसाई फसादात है, उन सूरतों में हम ये देख चुके हैं कि कितना उसमें रियासत का नुकसान है, पब्लिक का नुकसान है, आमतुन्नास का है, दोनों फ्रीकैन का नुकसान है। इसीलिए पाकिस्तान की मसीह बरादरी को एक मुरासला भेजा जाएगा जो तहरीर तौर पर वाज़े करेंगे कि मिर्ज़ा मोहम्मद अली इंजीनियर ने शान रसालत महमद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जो अल्फाज कहे हैं, क्या उनकी मुक़द्दस किताबों में और इज्तिमाई तौर पे उनकी ये राय है कि नहीं। इज्तिमाई तौर पे किसी क्रिश्चियन से पूछा गया? अब मैं अभी आ रहा हूँ। अब हमने क्या कहा है? इज्तिमाई तौर पर राय, फ़र्द वाहिद की राय को हम नहीं लेंगे। जी ठीक है। उनका इज्तिमाई राय, मजहबी राय आएगी ना। ठीक है। उनके जवाब के बाद ही तफसीली फैसला मुरतब होगा। इजलास के दौरान ईसाई बरादरी के फादर JM चन्नन का वॉइस मैसेज भी सुना गया, जो उन्होंने एक जगह रिकॉर्ड करवाया और वो भी वायरल है, जिसमें उन्होंने इस बात का सख्ती से इनकार किया, तरदीद की और कहा कि ऐसा कोई लफ्ज़ हमारे यहाँ मौजूद नहीं। और इसी तरह पाकिस्तान में अहम तरीन मसीही कायदीन भी इस बात को अपने ऊपर तोहमत करार देते हैं। मेरी खुद बात हुई, एक पादरी हैं एमनुएल खोकर, वो डायसिस ऑफ रायविंड को देखते हैं और वो चर्च ऑफ पाकिस्तान की स्पोक्समैन है।